So we started with linear equations chapter 3. ठीक है, हमने किया था linear equations chapter 3 start. और ये चैप्टर ना आप क्लास 9 में थोड़ा बहुत करके आ चुके, राइट? तब आपने किया था सिर्फ ग्राफिकली, और तब हमने ये समझा था कि देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y, सम टर्म इन y, उसका कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0. फिर हमने इन्हें किया था ग्राफ पर प्लॉट, राइट? x एक्सिस, x को x एक्सिस लेकर, y को y एक्सिस लेकर हमने इसे ग्राफ पे प्लॉट किया था, और ये हमारे पास बन गया था इक्वेशन इन x एंड y. क्लियर हो गया इतना? ये तो हमें पता है. और 2 दिन से हम ये जब पढ़ रहे हैं, 3-4 दिन से हमने ये भी कहा था कि हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन थ्रू, पहला मेथड कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन. मतलब क्या कर रहे थे, जब हमने इसे ग्राफ में प्लॉट किया था तो हम देखते थे इस इक्वेशन पर इसका ग्राफ बनता क्या है. तो ग्राफ बनता क्या है वैसे तो पहले बताओ. ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन. तो जो नया बच्चा आज वो लिख लो पहले, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. दिस ऑल विल बी टॉट जब पूरा दोबारा से स्टार्ट होगा. 4 क्लासेस आपके मिस हुई, ठीक है? जिसने नहीं लिखा हुआ वो लिख लो, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक हो गया? ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मतलब उसकी शेप क्या बनती है, एक सर्कल बना, क्या बना, जो हमने शेप नेम दिया वो है एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है? तो अब हमने क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन नहीं होती, एक इक्वेशन तो हमने ऐसे प्लॉट कर दी ग्राफ. हम 2 इक्वेशंस को लेते हैं और तब ये जाके बनता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हम 2 इक्वेशंस को इकट्ठा लेते हैं और तब जाके बन जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब हर बार इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ग्राफ पे ड्रॉ करते रहें. तो इसीलिए हमने एल्जेब्रिकली मतलब प्लस माइनस करके इन्हें सॉल्व करने का एक मेथड ढूंढा, और पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड. किसी भी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक हो गया? पहला मेथड सबको समझ में आ गया? सेकंड मेथड क्लियर है सबको? सेकंड मेथड भी करवा दिया था आपको कि नहीं? बाहिर करवाया था मैंने, याद है कि नहीं? मतलब आई करवा दिया था ना. सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, कि हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते. अब इन दोनों मेथड्स के आगे प्रोग्रेस हो गई, मतलब सब हमने इसको समझ लिया. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर दीज 2 मेथड्स हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, वो आराम से करेंगे जब पूरा हो जाएगा, हम इन 2 मेथड्स में भी आ जाए, पूरे इक्वेशंस को जान ले. उसके बाद आज मैं जो सोच रही थी आपको करवाऊं, सो दैट द अदर पर्सन जो भी नए हैं या जो भी प्रैक्टिस रहती है वो उसमें पूरा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. एक है कि हमने अब ग्राफ बनाना सीख लिया, ग्राफ पे ड्रॉ किया, उन्हें सॉल्व करना सीखा. कभी कभी वो इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हमने कहा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो व्हाट डज इट मीन, इन सब का मतलब क्या है? ठीक है, हम ग्राफ पे या हम इन इक्वेशंस को स्टडी क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों बताया जा रहा है कि ऐसी इक्वेशन बनेगी, इनका ग्राफ बनेगा, इनको स्टडी करो, ग्राफ में क्या शो करते हैं. तो अब हम समझेंगे हम सारा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. लिखो, नेक्स्ट जो है वो आपका A1 A2 वाला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. कि इन्हें ग्राफ में अगर हम शो करते हैं 2 इक्वेशंस को तो क्या बनता है. ठीक हो गया? और हम उसे हर बार ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ मैंने आपको 2 इक्वेशंस दे दी, उनके आपने नंबर्स देखे और उन नंबर्स के बेसिस पे आपने बता दिया कि ग्राफ में ये ऐसे बनेगी. ठीक है, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ. हमारा पर्पस क्या है कि हर बार हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं होगा, हर बार हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे. हमें नंबर्स के थ्रू, कैलकुलेशंस के थ्रू, जैसे कि अगर मैं पूछती हूँ 2 + 2 क्या है, तो हर बार आप नंबर्स के थ्रू, आपके पास हर बार आप ऐसे काउंट नहीं करते हो, राइट? या हर बार आप 6 लेके काउंट नहीं करते हो कि जैसे हम बचपन में करते थे कि यहाँ से 2 हमने बनाए, ये 2 और ये 2, और फिर हमने कहा 1 2 3 4, राइट? सो अब हम उस चीज से आगे बढ़ते हैं कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना ना पड़े, लेकिन हम सिर्फ नंबर्स को देखें और हम डिसाइड कर पाए कि ये इक्वेशंस हमें क्या शो करें. ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क के, उसमें से एक कोई भी मैं क्वेश्चन लेती हूँ. जैसे कि फर्स्ट ही हमारा था 4x - 3y, लिखो, इज इक्वल टू 8. 4x - 3y इज इक्वल टू 8. x - 2y इक्वल टू -3.
4x माइनस 3y इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशंस थी, इनको आपने जैसे मर्जी सॉल्व किया, थ्रू सब्स्टिट्यूशन, थ्रू एलिमिनेशन, जैसे मर्जी सॉल्व करो। हमारे पास x की वैल्यू बनती है 5, y की वैल्यू बनती है 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन में भी जब आप x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4 पुट करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट है ये इसका भी सॉल्यूशन है और ये वाला पॉइंट हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? जिसे हम कहते हैं दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सॉल्यूशन। ठीक हो गया? इसका मतलब कि जब भी एक्स वाई को सॉल्व करके हमारे पास एक्स और वाई की एक अच्छी सी वैल्यू आ जाए जो नंबर्स में हो, हम शो कर सकते हो उसे, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन। और या फिर हम बोलेंगे कि ये एक इकलौती वैल्यू है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी एक्स और वाई में, दोनों में आने वाली, दोनों को इकट्ठी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाली, बैलेंस करने वाली एक ही वैल्यू है और उसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब इस इक्वेशन से हमने कैसे जाना कि ये यूनिक सॉल्यूशन है? अब इसका मतलब भी क्या है? इफ यू वांट टू सी, हम इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन सी लाइन थी? 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। ये लाइन बन गई, आप इसके पॉइंट्स देख सकते हो, है ना? अब ऐसे ही हमारी दूसरी लाइन थी x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू -3। राइट? सो ग्राफ में जब मैंने इन दोनों को शो किया तो ये जो 0.54 है ये ब्लू वाली लाइन पे भी आ रहा है और ये जो 0.54 है ये रेड वाली लाइन पे भी आ रहा है। ठीक हो गया? ये जो पॉइंट है हमारा जिसे हमने कहा था यूनिक सॉल्यूशन, इट इज कमिंग ऑन 5 ऑन दिस 4x x माइनस 2y और यहाँ पर 4x माइनस 3y दोनों पे आ रहा है। तो इसको हमने ग्राफिकली क्या बोलना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफिकली दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और हमारा एल्जेब्रिकली क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब दो चीजें हम स्टडी करते हैं, राइट? क्या होता है कि जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ किया, तो ग्राफ पर ये शो करती है हमें कुछ इस तरह से जाकर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है? और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जिसे हम एल्जेब्रिकली क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया कि हमने उनको सॉल्व किया था तो हमें पता लग गया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक पॉइंट आ गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। अब मैं कहती हूँ सॉल्व नहीं करना, विदाउट सॉल्विंग आप सिर्फ बताओ कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं। क्लियर हो गया? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लाइंस में मैंने कहा एक x की टर्म है, जैसे यहाँ पर थी हमारे पास 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू -3। क्लियर हो गया? तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 4, y का कोएफिशिएंट क्या है? -3 और यहाँ पर 8 क्या हो जाती है? कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। ना उसमें x है ना उसमें y है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ क्या है और ये क्या है हमारी -3 कांस्टेंट टर्म। ठीक है? अब इनको तो नंबर में लिखा है ना, मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ कि एक x की टर्म होगी उसका कोई कोएफिशिएंट होगा a1, एक y की टर्म होगी उसका कोई कोएफिशिएंट होगा b1, ऐसे ही एक कांस्टेंट टर्म होगी इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात ना पल्ले बांध लेनी, गांठ बांध लेनी है कि अगर हमारी कांस्टेंट टर्म एक लेफ्ट हैंड साइड के इधर है ना तो दूसरी भी वहीं पे हो, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दो, दोनों इक्वेशंस एक जैसी लगे। ठीक हो गया? कि हमारा यहाँ पर इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म थी तो दूसरी इक्वेशन में भी इक्वल टू के बाद ही है।
या आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखो या इसे राइट हैंड साइड में रखो। ये हमारा यूजुअल वे होता है शो करने का। एक टेक्निकल वे होता है ना कि हर बार आपको बुक्स में यही दिखेगा a1x + b1y + c = 0, राइट। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या शो करते हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y, दोनों इक्वेशन में डिफरेंट नंबर्स, c1 c2 कांस्टेंट टर्म। अब मुझे सॉल्व नहीं करना है, इनको सिर्फ देख के बताना है कि हमारी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, आप x के कोएफिशिएंट्स लो। क्या है x के कोएफिशिएंट्स? a1 a2। y के कोएफिशिएंट्स क्या है? b1 b2। और कांस्टेंट टर्म्स क्या है? c1 c2। इनकी ना रेशियो फॉर्म कर लेते हैं। आगे से टाइम पे आना है बिल्कुल, राइट। इनकी रेशियो फॉर्म करते हैं, राइट। a1/b2 b1/b2 c1/c2। हर बार हमेशा रेशियो निकालनी है। आपका जब यूनिक सॉल्यूशन होगा ना या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ना, तो ये क्या होगा, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होंगी। तीनों की तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर देख लो, यू कैन सी 4/1 -3/-2, टेक केयर ऑफ द माइनस साइन ऑल्सो। आपकी कांस्टेंट टर्म अगर या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में हो या दोनों राइट हैंड साइड में, तब एक लेफ्ट एक राइट ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। तो एक हमारे पास आ गया 8/-3। तो 4/1 4, ये माइनस माइनस कट गया, 3/2 क्या हुआ? 1.5। तो इज 4 = 1.5? नो, ये आपस में कभी इक्वल नहीं है। क्या ये 3.2 और -8/3 कुछ इक्वल हो सकते हैं? रेशियो वाइज तीनों ही इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। तो जब भी हमारी दो इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स की रेशियो आपस में इक्वल नहीं होती, तब हम उसे क्या कहते हैं? इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? रेशियो हम क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपको याद होगा एलिमिनेशन में मैंने क्या कहा था? कोएफिशिएंट्स को सेम करो, कहा था ना। एलिमिनेशन मेथड करना है, कोएफिशिएंट्स को सेम करो। आप एक को सेम करते हो, दूसरा तो नहीं सेम होता। आपने एक को सेम किया, क्या दूसरा भी सेम हो जाता है? नहीं। तो दूसरों को सब्ट्रैक्ट ऐड करके हम आंसर निकाल लेते हैं कि ये वेरिएबल ऐसे आ। तो जब हमारे पास रेशियो डिफरेंट होती है तो हम एक ही कोएफिशिएंट को सेम कर पाएंगे, एक को सेम करके दूसरा सेम नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी सिर्फ समझना है, इसको प्रॉपर मैं लिखवाऊंगी। इतना लिखना है तो लिख लो, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लिखना है कुछ लिख लो इसमें से। अब हम सिर्फ इसको समझेंगे कि ये नंबर्स के साथ हम प्ले कैसे कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट हमारे फॉर्मूलाज, कुछ नहीं है ये हमारा नंबर सिस्टम हम प्ले कर रहे हैं नंबर्स के साथ कैसे, राइट। एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, देखो 2x + 3y = 9 और मैं लिख रही हूँ 4x + 6y = 70, ठीक है। मैं कहती हूँ इसे सॉल्व करो। पढ़कर आए हो, अच्छी बात है अगर पता है, लेकिन इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है? हम एक कोएफिशिएंट को सेम करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पे x के पास 2 है, यहाँ x के पास 4 है, तो मैं क्या करूं? फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अग्रीड? इतना सबको पता है ना। तो ये 2 क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा, है ना। तो दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। चलो, मेरा फोकस तो एक कोएफिशिएंट पे होता है, उसको सेम कर दिया मैं। तो ये बन गया 4x + 6y = 18। और वहां पर क्या बनता है? नीचे वाली इक्वेशन तो एज इट इज रखेंगे, 4x + 6y = 17। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट, राइट। तो मैंने इसको माइनस किया, यहाँ साइन चेंज किया और यहाँ भी साइन चेंज। 4x और 4x आपस में क्या हो गए? माइनस, खत्म। एलिमिनेशन का मतलब यही था। लेकिन साथ ही साथ ये 6y और 6y ये भी क्या हो गए? एलिमिनेट। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं होता तो उसको क्या शो करते हैं? 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 0। और राइट हैंड साइड में क्या है? 18 - 70 1। और बीच में क्या है? = का साइन। तो क्या इसका मतलब बनता है 0 = 1? नहीं बना ना।
तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 1, 0 और 1 आपस में सेम नहीं है। तो ऐसी वाली इक्वेशंस में हम क्या कहते हैं कि जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए लेकिन राइट हैंड साइड में कोई नंबर रह जाए, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी रह जाए, तो ऐसे वाले केसेस को हम कहते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन हमेशा, कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं क्या समझाऊं आपको, लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है और मैं कह रही हूँ 0 इक्वल टू 1 करके बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये है नो सॉल्यूशन, कुछ मतलब नहीं है इन इक्वेशंस का, दिस इज नो सॉल्यूशन, राइट। और ग्राफ में अगर आप इसे प्लॉट करोगे ना, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है ना, कि जो इसमें एक्स और वाई है वो इसके एक्स और वाई नहीं हो सकते। तो ये लाइंस कभी भी किसी कॉमन पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और वो लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई भी एक एक्स और वाई की कॉमन लाइन, कॉमन पॉइंट नहीं है, एक्स और वाई की एक वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो ऐसी वाली लाइंस को हम बोलेंगे कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, राइट। सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? Lines which are never intersecting, lines which do not intersect are called parallel lines. एक बार क्या हुआ था, ऐसे किसी ने पूछा था what are parallel lines, स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन लिखो बुक पे, मतलब पेपर में क्वेश्चन आया था, तो somebody wrote lines which are parallel to each other are called parallel lines. ठीक है, तो parallel lines का मतलब क्या है, तो तब एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट मैंने क्या समझा था कि हमें बताया ही नहीं हुआ पैरेलल लाइंस होती क्या है। पैरेलल बस कह दिया कि ऐसे पैरेलल है, ये जा रही है लाइंस पैरेलल है, these are parallel lines, लेकिन समझाया क्या है कि इनमें कभी भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, ये इक्वल डिस्टेंस पर चलती रहती है, इनको बढ़ाते रहो, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, कभी भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, रेलवे ट्रैक्स। दो रेलवे ट्रैक्स है, वो हमेशा पैरेलल रहेंगे, कभी भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट वन रेलवे ट्रैक, उसके दो एजेस, ठीक हो गया, तो दे आर पैरेलल। समझ में आ गई बात है, राइट। तो अब इसको अगर हम ग्राफ पे देख भी ले साथ साथ तो विल सी, ठीक है। मैंने कौन सी इक्वेशंस लिखी थी, 2x + 3y = 9। तो क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं, 2x + 3y = 9 ये लिखा था, आराम से लाइन बन रही है, 2x + 3y लाइन तो है, राइट। और उसके बाद दूसरी मैंने बोली थी 4x + 6y = लाइन बन रही है, लेकिन आपस में देखो चाहे डिफरेंस छोटा सा ही है लेकिन है, और मैं इसको आगे पीछे बढ़ाती हूँ, देखो कभी इंटरसेक्ट करेंगे जाकर, ये दिख रहा है कभी इंटरसेक्ट कर रही है, लो इसको हम छोटा कर देते हैं, ये लो, राइट। सो इनका डिफरेंस आपस में कम होता जा रहा है, व्हेन यू जूम आउट ऑब्वियसली आप करते हो तो वो डिफरेंस, हमारा जो डिस्टेंस है वो कम होता दिखना शुरू हो जाएगा, पर कभी भी ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हमेशा पैरेलल रहेंगी। तो पैरेलल लाइंस का ग्राफिकली मतलब समझ में आ गया हमें, है ना, कैसे होता है, और अब हम निकालेंगे कैसे। तो वही हमारे कोएफिशिएंट्स है a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों की रेशियो निकालनी है हमें, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों की रेशियो निकालनी, ठीक हो गया। अब आप देखोगे यहां से 2/4, 3/6, ठीक है, ये रेशियो क्या बनी 1/2, दूसरी वाली भी क्या बनी 1/2। ऐसा क्यों कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो इनकी तो रेशियो सेम होनी चाहिए, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म आपस में सेम नहीं हुई, ठीक हो गया, तो ये इक्वल नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दो आपस में इक्वल हो और साइड बाय साइड इस C1 C2 के इक्वल ना, ठीक हो गया। तो whenever two equations में a1/a2 is equal to b1/b2 but it's not equal to c1/c2, तो इसको हम कहते हैं the given system has no solution, graphically it will be parallel lines,
कोई सॉल्यूशन नहीं है, ग्राफिकली ये क्या शो करेगा आपको, पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया हमें इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन, इफ आई राइट लाइक दिस, लिख लिया सबने, ये लिख लिया सबने, इफ एनीबॉडी वांट्स टू राइट इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और मैं लिख रही हूँ 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई दिस विद 2, वही करेंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 और नीचे भी क्या बन गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, तीनों को माइनस किया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, जिसे हम लिखेंगे विच इज ट्रू। सही बात है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, दिस इज ट्रू। इसका मतलब ये गिवन लाइंस ना हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है, x और y की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट, दिस होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ऐसी वाली लाइंस को हम कहते हैं कि एक वैल्यू नहीं होगी इनमें कॉमन, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनका क्या होगा, infinitely many solutions. The given system will have infinitely many solutions. The given system will have infinitely many solutions. The given system of equations will have infinitely many solutions. और ग्राफ पे अगर आप शो करेंगे तो क्या करती है ये, एक लाइन आपने ड्रॉ की, दूसरी लाइन उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। होता क्या है कि मैंने एक लाइन को ऐसे शो किया, दूसरी वाली लाइन ना इसके ऊपर से शो हो जाएगी, पॉइंट उसके ऊपर से आ जाएगा। कल मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वेशन तो सेम रहेगी, लेकिन लाइन का बस इतना सा पोर्शन होना शुरू हो जाएगा कि ये वाले पॉइंट्स न्यूमेरिकल में, इंटीजर में ये वाले पॉइंट्स आ गए। क्लियर हो गया। तो एक ही लाइन के हम डिफरेंट वर्जन करके आपको दिखा रहे हैं, एक ही लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। बात तो एक ही लाइन की हो रही है, तो इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग लाइंस, या फिर हमने कहा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक हो गया, या फिर हमने इसे कहा कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ग्राफ पे शो करना है तो आप देख सकते हो इसको, राइट, मैं दिखाती हूँ। सिर्फ एक नंबर चेंज किया, यहाँ पर आई तो ग्रीन हो रही है, सी, और यहाँ पर अगर मैं कर रही हूँ तो वही सेम लाइन क्या हो रही है। तो ग्राफिकली मैंने सिर्फ एक नंबर चेंज किया और देखो लाइन ही बिल्कुल सेम हो गई। समझ में आ गया हमें इतना, राइट। अब एक चीज है समझना, ये समझ तो हम रहे हैं लेकिन इन सब चीजों की जरूरत क्या पड़ती है, व्हाई डू वी नीड टू नो ग्राफिक इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमें क्यों स्टडी करना पड़े। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखो ना, आप टारगेट सेट करते हो, राइट, जैसे कि आपका एक बर्ड फ्लाई करता हुआ जा रहा है, गेम्स खेलते हैं ना हम, है ना, पबजी वगैरह सब खेला हुआ ना, टारगेट को हिट करना होता है, वो गोली जाती है और एकदम से जाके शूट करे, करता है ना, या बो एरो की गेम होती है, आप शूट करते हो, तो वो तो अपनी ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। कभी कभी ऐसी भी गेम आती है कि यहाँ से वैसे से लाइन जा रहा है और आप टारगेट यहाँ से शूट कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ कि मैं किस पॉइंट पे हिट करूं कि जाकर वो स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये स्ट्रेट लाइन और जाकर बन जाए इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। समझ में आ गया। तो पीछे मैकेनिज्म ऐसे डाला होता है कि वो एक लाइन फॉलो कर रहा है, इमीडिएटली उसकी एक इक्वेशन बन जाती है, जो आपने टारगेट फेंका, जो आपने अपना एरो फेंका या कुछ भी आपने पॉइंट फेंका, उसकी एक लाइन बन गई और जाकर वो इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, वो डिटरमिन कंप्यूटर अपने आप कर लेता है कि नहीं इसको इंटरसेक्ट करना है। पेपर थ्रो की गेम होती है ना, वो बिन में डालते थे पहले, है ना, तो कैसे होता था कि पेपर तो वहां पे मूव करे हल्का हल्का, आप पेपर थ्रो कर रहे हो, राइट। तो ये सब जो पीछे सॉफ्टवेयर बना होगा, हाउ डज दैट सिस्टम नो, वो गेम को कैसे पता है कि आपने फेंका है तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। तो वो कैसे डिसाइड करते थे कि आपने जो पाथ फॉलो किया उसकी एक इक्वेशन बन गई, न्यूमेरिक वैल्यू बन गई, राइट, और जो बिन प्लेस है उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समझ में आ गया। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आते हैं पैरेलल लाइंस कब होगा, ट्रेन चल रही है ना, अब एक ट्रेन का टाइम यहाँ से, दूसरी ट्रेन का टाइम यहाँ से, आपस में this should not clash, this should not be present at the same time। तो उनके सिस्टम ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया हुआ है ऐसा कि जो उनके नंबर्स आए वो हमेशा पैरेलल चलते। क्लियर हो गया। दिस इज हाउ दे डिसाइड। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होंगी,
कैसे शो करोगे उसको? आपने एक टारगेट पे चलना है, गिवन लाइन पे आपको चलना है, आपको ना इधर मूव करना है ना इधर मूव करना है, राइट? दैट इज मेंट बाय ओवरलैपिंग एंड इंटरसेक्टिंग एट मेनी पॉइंट्स। समझ में आ गया? अब इस चीज को अच्छे से लिख लो। आपके पास इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इसका प्रॉपर टेबल बनेगा, ठीक है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अगर हम कहें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ एल्जेब्रिकली हमने बोला यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ में हमने शो किया तो बने इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है भाई, मतलब बन रहा है इनका, है ना? हमने बनाई लाइंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, कंसिस्टेंट है, आपस में एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं कि हाँ जी कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर। क्लियर हो गया? दिस इज कंसिस्टेंट। लेकिन साथ के साथ इसको हम बोलते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। दो लाइंस हैं, अपना अपना चल रही हैं, उनका एक का अपना बिहेवियर है, दूसरे का अपना बिहेवियर है, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक की वैल्यू पर दूसरे की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a1 b1 पर a2 b2 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना अपना चल रहे हैं आपस में, ठीक है? सो दे आर इंडिपेंडेंट। सच अ सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ये सारी लाइंस इसके साथ ही लिख लो, बिकॉज कभी होता है फाइंड द वैल्यूज फॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारी चीजें कभी टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है। अब इसका सेकंड आता है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलो पहले तो उसका कर लो। इफ आई से ऑल आर इक्वल, यहां पर जैसे मैंने कहा था कि 0 इक्वल टू 0 हो गया, ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे नंबर वही सेम आ गए। ठीक हो गया? तो उसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों की रेशियो सेम है, 2/3 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, 4/9 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। की ग्राफ में ये लाइंस जो है मल्टीपल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। आप एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। और ग्राफिकली हम क्या शो करते हैं? दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर इसे क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग लाइंस। कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग। अच्छा, चाहे सॉल्यूशन एक से ज्यादा है लेकिन है तो है, तो ऐसे वाले को भी हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट तो है ही है। ठीक हो गया? और अदरवाइज क्या है? ये डिपेंडेंट। ठीक है, ये लिख लो, अदरवाइज दिस इज डिपेंडेंट। कि एक के पास अगर 2x, अगर मुझे एक डिपेंडेंट सिस्टम बनाना है और मैंने आपको वैल्यू दी 9x प्लस 4y इक्वल टू 8, तो अगर मैंने यहाँ पर 18 रख दिया और मैंने कहा डिपेंडेंट बनाओ, तो आप नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखोगे? 8y। और यहाँ क्या लिखोगे? मतलब मैंने जब एक को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो आपको पता है कि बाकी सबको भी मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना है, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक को डिवाइड बाय 2 किया तो बाकियों को भी वही करना है। ठीक है? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये नहीं कि मैंने अगर कहा यहाँ पर 9x प्लस 4y इक्वल टू 8 रख दिया, मुझे चाहिए डिपेंडेंट सिस्टम, मुझे चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं रख रही हूँ 5x, तो आपने 9/5 बनाया रेशियो, आपको यहाँ पर भी 9/5 ही बनाना है। ठीक है? यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, आई विल राइट 3x। आपने क्या किया? इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो मुझे यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। क्लियर हो गया? अगर यही मुझे यूनिक सोल्यूशन बनाना तो मैंने यहाँ 3x लिख लिया, आपने कहा लिख लो जो मर्जी लिख जाओ, मुझे क्या है, यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 19 लिख रही हूँ, मेरी मर्जी, राइट?
तो जहां पर आपकी मर्जी है वो है इंडिपेंडेंट, जहां मर्जी नहीं है वो है डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? और इसके बाद आते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें होता है नो सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, A1 अपॉन A2, B1 और B2 की रेशो तो सेम होगी लेकिन कांस्टेंट टर्म के साथ सेम नहीं होते। ठीक हो गया? तो उसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है। ग्राफ में शो करेंगी पैरेलल लाइंस बिकॉज दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। इनमें डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी डिस्टेंस वो कम ज्यादा नहीं होता। और जहां लाइंस में डिस्टेंस कम ज्यादा होने लग जाएगा ना तो वो इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, ये हमेशा पैरेलल चलती है, इनमें डिस्टेंस सेम रहता है। और इस वाले को बोलते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं तो मैं कहती हूँ इसका कोई मतलब ही नहीं है लाइंस का कि आपस में अपना अपना चल रही है, तो इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। The given system is inconsistent because इन्होंने सॉल्यूशन जनरेट करके नहीं दिया, मुझे एक कॉमन पॉइंट नहीं दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको आज क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें आप बताओगे कि कंसिस्टेंट है नहीं है। कुछ नहीं होता इसका, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है तो डिपेंडेंट का मतलब ही नहीं। इनकंसिस्टेंट है तो मतलब नो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कोई बात आएगी ही नहीं। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो इंडिपेंडेंट होगा यूनिक, डिपेंडेंट होगा इनफाइनाइटली मैनी। समझ में आ गया बेटा? इतना ये टेबल बना लो, इसको हर बार रेफर करना है बिकॉज ये बार बार चीजें होती हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा। समटाइम्स ना क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक हो गया? तो आपको देखना है कि आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। उसने यूनिक आपको इनफाइनाइटली मैंने डायरेक्टली नहीं कहा पर ऐसे लिख कर कह। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि पेपर में आएगा, पर कभी कभी सैंपल पेपर्स में डाल देते हैं और वहां आपको क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको तो क्या करना है, यू गेट कंफ्यूज एट दैट टाइम। उस चीज के लिए याद रखना है, इतना कोई डिटेल में वैसे आज तक पूछता नहीं है। चलो, तो आप मुझे बताओगे, बुक निकालो भी अपनी, आज बुक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और थोड़ा बहुत अब रिविजन बुक से करेंगे, इसके अलावा मैं आपको नया कुछ और नहीं सिखाऊंगी। अभी हम इक्वेशंस करके सॉल्व करके बस वही सब काम देखेंगे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो सब खत्म हो जाएगा ना तब आएंगे कि हाँ जी उसको भी कर सकते थे और कैसे करना है। वो मेथड मुश्किल नहीं है पर अलग से हटकर है, इसीलिए लगता है। पेज 49 एक्सरसाइज 3.2 निकालो भी बुक। क्यों? मिल नहीं रही अभी तक, लेकर नहीं आए। मैं देख रही हूँ बुक से काम से बुक में लेके जाऊँ, खेल पकड़ आगे से बुक्स लेकर आता। पेज 49 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कभी का हो जाएगा? ये ध्यान रखो भी अपना, वायरस बहुत ज्यादा फैलता है आजकल। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, आपको सिर्फ इतना बताना है whether the lines representing the following pair of linear equations intersect, are parallel or are coincident। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज पेज 49 क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। ठीक है, पहले तो ना जंप मत करना जल्दी में, आप पहले देखो A1 क्या है। सिर्फ अपने पास एक बार बोलोगे, सब लिखना है तो लिख लो, नहीं तो वैसे बोल सकते हो। A1 क्या है? 5। B1 क्या है? -4। C1 क्या है? +8। ठीक है, ऐसे ही A2 क्या है? 7। B2 क्या है? 6 +6 और C2 क्या है? -9। तो हम रेशियो फॉर्म करेंगे 5/7 -4/6 8/9। हाँ जी, क्या लगता है आपस में क्या है तीनों रेशियोज? आपस में कोई भी दो इक्वल नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दोनों तो इक्वल बिल्कुल नहीं है।
A1 A2 B1 B2 की रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे सिंस A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, hence the given equations, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया, कुछ नहीं कहा कि देखो ग्राफ बनाओ, कोई पॉइंट निकालो, कोई सॉल्व करो, मैंने सिर्फ इक्वेशंस के नंबर्स को देखा, उनको स्टडी किया और बता दिया द गिवन इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ पे क्या शो करेंगे? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गया बेटा? सिर्फ ग्राफ को देखकर हमें बताना है और कुछ नहीं करना हमें, राइट? So the given equations will have a unique solution. Graphically, it will show intersecting lines. ऐसे ही सेकंड पार्ट में आया, अब इसके समझ में आना शुरू हो गया। अब आप लिखोगे ये चीज, सिंस ये वाला ना शो करना होता है, ये फॉर्मूला हमारा सब्जेक्टिव पेपर हुआ, वी डोंट नो आगे टर्म 1 टर्म 2 बनती है नहीं बनती है, लेकिन अब आपको लिखना पड़ेगा कि क्योंकि ये चीज है इसलिए मैंने कहा है। ठीक हो गया? अब आते हैं सेकंड पॉइंट, इसके सेकंड पार्ट क्या है बोलो? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? a1 by a2 किसके इक्वल है? 9 upon 18। b1 by b2 किसके इक्वल है? 3 upon 6 कर दो। ठीक है, इनिशियल मतलब अगर कर देंगे तो ठीक है, बाकी तो 1 मार्क या 2 मार्क में आता है ये। c1 upon c2 is 12 by 24। इन सबको सॉल्व किया तो बना 1 by 2 1 by 2 1 by 2। तो a1 by a2 क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू b1 by b2 is equal to c1 by c2, so therefore the given system has infinitely many solutions। और ग्राफ में कौन सी लाइंस बनेंगी? ये कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। तीनों ही वर्ड्स याद कर लो, इनफाइनाइट के साथ कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग। समझ में आ गया ये? ठीक है ना? ऐसे इसका थर्ड पार्ट आ जाओ, और बिना देखे हम बता सकते हैं थर्ड पार्ट क्या होगा, क्योंकि अगर पहला हमारा यूनिक आ गया, दूसरा इनफाइनाइटली, तो तीसरा वही आएगा, है ना? तो कुछ बुक जो है वो बैलेंस ही बनती है। 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus 5 plus 9 equal to 0। अच्छा, इन सब में एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी सारे के सारे एक तरफ थे, है ना? और फर्स्ट पार्ट में भी सारे के सारे एक तरफ थे, और हमारा थर्ड पार्ट भी आया, सारे के सारे एक तरफ। समटाइम्स आई माइट मिस ऑन मेंशनिंग कि नहीं जी सबको सेम साइड पे करना है। जब नहीं होता तब ध्यान में आता है कि हाँ जी नहीं साइड सब चेंज करो, पहला हमारा स्टेप ये है। अब जब है तो वी ऑल्सो स्किप, वो एक माइंड बन जाता है कि नहीं एक तरफ है, हम स्किप कर जाते हैं कि नहीं बोला मैंने। ठीक है, पर अपने माइंडसेट में एक बात रखनी है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट, हर एक कोएफिशिएंट एक तरफ हो, सारे एक तरफ हो। ठीक है, तो a1 upon a2 क्या हो जाएगा? 6 upon 2। b1 upon b2 क्या हो जाएगा? -3 upon -1। टेक केयर ऑफ द नेगेटिव साइंस एज वेल। यहाँ पर कह सकते हो कि मैम दोनों कट गए, नहीं लिखे, नहीं लिखो चलता है, यहाँ नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां नहीं लिखोगे, वहां नहीं चलेगा, इसलिए लिख लो। ठीक है, c1 upon c2 10 upon 9। समझ में आ गया? राइट? So since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it's not equal to c1 upon c2, hence the given system has no solution। और ये क्या शो करता है? पैरेलल लाइंस। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्या होगा ये? कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसलिए इनकंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन हो गया, या तो यूनिक होता है या इनफाइनाइटली मैनी, दो तीन तो होते ही नहीं है, तो कम से कम एक हो गया तो उसको हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया इतना? चलो अब ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन, क्लियर है इतना? फेस भी ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7. Consistent. So a1 upon a2 is equal to 3 by 2, b1 upon b2 is 2 by minus 3, c1 by c2 is 5 by 7. तो आप लिखोगे since a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, hence the given system is consistent. inconsistent? Consistent, क्योंकि इसमें आएगा यूनिक सॉल्यूशन। लिख सकते हो, ठीक है? कंसिस्टेंट में या तो यूनिक लिखोगे या इनफाइनाइटली मैनी लिखोगे, और अगर यूनिक है तो ये साथ ही क्या होगा? इंडिपेंडेंट। जी हो गया? ऐसे सेकंड पार्ट में आया, समझ में आ गया हमें इतना? सेकंड पार्ट में लिखा है 2x minus 3y equal to 8, 4x minus 6y equal to 9। वही आप फॉर्म करोगे a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। a1 में a2 क्या है? 2 upon 4, b1 b2 क्या है? -3 -6, c1 c2 क्या है? 8 और 9, और दोनों देखो एक तरफ है, दोनों ही राइट हैंड साइड पर थे, इसलिए मैंने छेड़ा नहीं। ठीक है, अगर ये इस तरह से होता ना, इन केस इट वुड हैव बीन लाइक दिस, देन आई वुड हैव डन या तो 8 को वहां लेके जाओ या 9 को इधर लेकर आओ, या -8 को बनाओ +8 या फिर +9 को बनाओ -9। क्लियर हो गया? तो ये 8/9 ही बन जाएगा, राइट? तो हम लिखेंगे a1 by a2 is it equal to b1 by b2? yes, but is it equal to c1 by c2? no, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये थर्ड के इक्वल नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं दिस विल बी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये शो करता है नो सॉल्यूशन या फिर शो करेगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात आती ही नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक हो गया? अब ऐसे ही आ जाओ थर्ड पार्ट पर। इसमें लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अच्छा, जब फ्रैक्शन की बात आती है तो मैंने एक चीज कहा कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, अदरवाइज अगर आपको इजी है इसके साथ रेशियो फॉर्म करना तो वो भी आप कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड इन द इनिशियल स्टेजेस, मैं रिकमेंड करती हूँ कि एलसीएम ले लो बेटा, ठीक रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एलसीएम क्या ले सकते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6, तो ये क्या बन जाएगा? 6x प्लस 10y इक्वल टू 42। समझ में आ गया? और ये तो ऐसा ही है, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। 2 को 9 को कौन सा 9 को? अच्छा 9x ये 9 होगा ना, यहाँ पे मैंने गलत लग गया ना, इसको इंटू 3 का ये 9x है। हाँ, अब तुम बोलो क्या कह रहे थे? डिवाइड बाय 2 करना,
मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना इन दोनों को सेम है, मैंने एलसीएम लेकर सिर्फ उसको नंबर्स फॉर्म में लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे 9 था, ठीक है, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, इंटू 3 किया है तो ये 9 होगा। समझ में आ गया ना बच्चे, राइट? ठीक लिया ना आपको? तो अब हम करेंगे a1 अपॉन a2 9 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 10 अपॉन -10, c1 अपॉन c2 42/14। आपस में कोई भी इक्वल है? a1 बाय a2 b1 बाय b2 मैंने साथ साथ सबको लिख दिया, कोई इक्वल है आपस में? नहीं है ना? तो क्या है ये? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें होगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना? और ये क्या है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। कौन सी वाली लाइंस होंगी ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो कहा क्वेश्चन में चाहे एक ही चीज है, अपने मन में सारी बातें दोहरा लो क्योंकि वो सब लिंक ही है आपस में, ठीक है, चाहे लिख भी लो साथ साथ। ऐसे ही आता है हमारा फोर्थ पार्ट। तो क्या बेटा ये क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी उतनी होती है बाद में जाकर, और जब इसमें हमें इसकी एप्लीकेशन करेंगे ना कि क्या के की वैल्यू होगी, किस वैल्यू के लिए यहाँ पर इसको कंसिस्टेंट बना सकते हैं, वो चीज जब आती है तो दैट्स वन इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज अभी आपको मैं बताऊंगी। फिर से एलसीएम ले लो इसमें। 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। अच्छा, अब ये क्लियर है ना सबको जब मैं एलसीएम ले रही हूँ? हाँ, अच्छा, फिफ्थ पार्ट करवा दिया पहले, चलो ठीक है। दिस इज फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट मैंने मिस कर दिया, दिस इज फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने एलसीएम लिया, वो क्लियर हो गया ना? और कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरी? एलसीएम यहाँ पर 1 1 3 को सब जगह पहुंच जाकर, इक्वेशन के पार भी पहुंच जाकर खत्म हो गया, थ्रू आउट इक्वेशन का एलसीएम ले लिया। और ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। So I have a1 upon a2 as 4/2, b1 upon b2 as 6/3, c1 upon c2 as 24/12. So are they equal? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो ऐसे वाले ग्राफ को हम ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? दे आर कंसिस्टेंट तो है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट? और क्या हो जाएगा ये? डिपेंडेंट। और ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस का। ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस का। समझ में आ गया ये? चलो फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इसका। लिख लो। फोर्थ पार्ट तक आप खुद ट्राई कर लो, हो गया? समझ में आ गया ये तो इजी है। ये चैप्टर सच में इजी है, इसमें अगर मुश्किल आती है ना तो बाद में जब 2 दिन बाद आप छोड़ देते हो और फिर याद करते हो कोइंसिडेंट लाइंस, तब आपको मुश्किल आती है, बट ये रिवीजन करके हो जाता है, इतना मुश्किल चैप्टर ये नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट करें? फोर्थ पार्ट में कहा है 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to minus 22. तो वही a1 upon a2 is 5 by minus 10, b1 by b2 is minus 3 by 6, c1 by c2 is 11 by minus 22. तो क्या है? तीनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? चाहे माइनस साइन हो पर इक्वल तो है ना? सो दैट मीन्स ये हमारा सिस्टम का क्या हुआ? कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, infinitely many solutions.
ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बताना क्या होगा इसका आंसर। ये लिख लो, इसके बाद मैं अपना एक सॉल्यूशन आपको देती हूँ, इक्वेशन देती हूँ, उसमें आपने मुझे बताना है कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वो क्या मतलब है उस चीज, राइट। सो आई हैव 4x plus 5y equal to 7, 8x plus 9y equal to 40. हाँ बताओ, इंटरसेक्टिंग, हाँ जी बोलो, सोचो। a1 by a2 सब रेशियो फॉर्म करो। What is a1 by a2? 4/8. b1 by b2 5/9 और c1 by c2 क्या है? अच्छा तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है ना, लेकिन जो ये एक नंबर है ना वो a1 a2 के इक्वल है। यहाँ पर ना एक चीज याद रखना, c1 c2 आपका मैटर नहीं करता अगर ये दो आपस में इक्वल है। तो आप काफी बार देखोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस में ना इन दोनों को कंपेयर करके कह दिया कि अगर ये इक्वल नहीं है ना तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म की रेशियो चाहे इसके इक्वल हो जाए चाहे इसके इक्वल हो जाए, वो मैटर नहीं करता, ठीक हो गया। आपस में तीनों इक्वल नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम नहीं, उससे क्या होगा, हमारा एक्स और वाई एलिमिनेट नहीं हो रहा इकट्ठा, अकेला एक्स होगा या अकेला वाई होगा, साथ में कांस्टेंट टर्म हो जाए हमें क्या करना है ना, y 0 आ जाएगा लेकिन सोल्यूशन तो आएगा ना, इंटरसेक्ट तो करेंगी कहीं ना कहीं जाके लाइन। तो इसीलिए इस वाली चीज में कंफ्यूज मत होना, दिस इज अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको लिख लो कि अगर ऐसा कुछ होता है नंबर में, ये भी हो सकता था कि यहाँ की रेशियो b1 b2 भी c1 c2 के इक्वल हो जाए, ऐसा भी हो सकता था, पर अगर ऐसा होता है तो वी नॉट बॉदर्ड, हमें मेन अपना a1 a2 x और y को देखना। समझ में आ गया इतना में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent, and if consistent, obtain the solution graphically? उसने graphically इसलिए कहा है क्योंकि अब तक अपनी बुक में उसने नहीं सिखाया आपको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। हमारा एलिमिनेशन मेथड ही स्टार्ट होता है फोर्थ से और सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है थर्ड एक्सरसाइज से, तो आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करो, जरूरी नहीं है ग्राफ के थ्रू ही करना है, आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो जो हमने सीखा है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10। तो अब तक तो हमें क्लियर हो गया ना क्या है इसका आंसर, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, बिल्कुल ठीक बोला मैंने, 1/2 1/2 1/2 इक्वल। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लिख लो इसको, हल्के में मत लो, डोंट टेक इट लाइटली, लिखते रहो, infinitely many solutions and this is consistent। जितनी बारी लिखते रहोगे उतनी बारी इसको सॉल्व करना, इतनी बारी याद होगा, ठीक हो गया इतना। नेक्स्ट पार्ट करें भाई, इसका सेकंड पार्ट क्या लगता है देखकर, हाँ इसका निकल नहीं सकता बेटा, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ना, सेकंड में फर्स्ट का अगर इसका ग्राफिकली बनाओगे तो फिर वही आ जाएगा, एक के ऊपर एक। हाँ तो ग्राफिकली शो करोगे ना फिर आप उसको, इसको तो फिर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई करोगे। अगर मुझे इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करना होगा तो मैं लिखूंगी दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। द गिवन टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर मुझे शो करना है तो आप ग्राफ पर अगर एवरी लाइन ड्रॉ करते हो, ये 5 0 हो गया, ये 0 5, दूसरी भी यही हो जाए, ठीक हो गया। तो क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करके फिर दूसरी लाइन को उस पर बोल्ड कर दो इस तरह ओवरलैप में, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में x minus y equal to 8, 3x minus 3y equal to 16, क्या है ये, a1 a2
B1 B2 C1 C2. What is A1 by A2? 1 by 3. B1 by B2 minus 1 by minus 3. C1 C2 8 by 16. ये तो इक्वल नहीं है, आपस में ये इक्वल है. A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 से इक्वल नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस. और क्या बोलोगे जो हमें पूछा गया पहले वो तो बोल देना है. क्या है? इनकंसिस्टेंट. पेपर में भी क्या होता है ना, उसने पूछा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हम लिख के आते हैं पैरेलल लाइंस. जो पूछा है वो नहीं बोल लिखा तो उसके मार्क्स कट जाते हैं. ठीक है, तो पहले वही चीज कि इनकंसिस्टेंट है और ग्राफिकली शो करोगे तो पैरेलल लाइंस ही बनकर आएंगी, पर हमें शो नहीं करना है थर्ड पार्ट. चलो 2x plus y minus 6 equal to 0. 4x minus 2y minus 4 equal to 0. A1 upon A2 2 upon 4. B1 upon B2 1 by minus 2. C1 by C2 minus 6 by minus 4. तीनों आपस में कहीं तरह से इक्वल है. ये 1 by 2 है, ये minus 1 by 2 है, आपस में इक्वल नहीं है. ऐसे ही minus 1 by 2 और 3 by 2 ऑब्वियसली इक्वल नहीं है. तो ये हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है. अब इसको सॉल्व भी करो. ठीक है, तो सॉल्व करना भी हम देखते हैं. चलो सॉल्व करके आंसर बताओ इसका क्या होगा. 2x plus y minus 6 equal to 0. 4x minus 2y minus 4 equal to 0. कौन सा मेथड करोगे? एलिमिनेशन. ठीक है ना. हाँ, कौन सी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2? फर्स्ट वाली को. ठीक हो गया. तो ये क्या बन जाएगी? 4x plus 2y minus 12 equal to 0. और दूसरी वाली क्या है? 4x minus 2y minus 4 equal to 0. और फिर अब जिनको हमने सेम किया था उनको एज इट इज ऐड करके कर दे एलिमिनेट. यहाँ पे प्लस 2y है, ये माइनस 2y है, तो मुझे प्लस माइनस कुछ नहीं करना पड़ेगा. आई विल जस्ट एलिमिनेट इट. ठीक है, मतलब मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही हूँ? ऐड. जब साइन चेंज नहीं होते तो दोनों इक्वेशंस क्या हो रही हैं आपस में? ऐड. समझ में आ गया? तो 4 और 4 ऐड होकर क्या बन जाएगा? क्योंकि इनके साइन थे, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो इसके साइन से हो जाएंगे. ठीक है ना. ये देखो, ये नहीं किया, मैं इसको साइन चेंज करती हूँ, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. तो ये कैंसिल हो गया. बात वही है ना. हाँ, तो जैसे मर्जी कर सकते हो. वो क्या है कि एक एक्स्ट्रा काम हो गया था, मैंने कहा चल क्यों हमें साइन भी चेंज करने हैं, दिख तो रहा है, पहले काट दो. ठीक है, क्या 2 मिनट और. 8x minus 16. आगे से मुझे टाइम याद करवाया ना, मैं 10 मिनट फालतू बिठा लूंगी. x equal to 2. क्लियर हो गया इतना? राइट. नाउ इफ x is 2, y की वैल्यू कैसे निकालनी है? ये x की वैल्यू 2 किसी भी एक में हम डालते हैं. ठीक है, तो पहले वाले में डाल दें. हम लिखेंगे पुट इन 1, पुट x equal to 2 as in 1. तो 2 into 2 plus y minus 6 equal to 0. तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? तो हमारा आंसर क्या है? सॉल्यूशन x equal to 2, y equal to 2. और ये x equal to 2, y equal to 2 क्या शो करता है? यूनिक सॉल्यूशन. ग्राफ में क्या शो करेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. समझ में आ गया? चलो